नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब लोकसभा के इस सत्र की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए खत्म हुई, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, बजट सत्र खत्म किया गया कल, तो एक चाय पर चर्चा जो कि एक औपचारिक कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, विपक्ष के कई बड़े सांसद होते हैं, सत्ता पक्ष के बड़े-बड़े प्रतिनिधि होते हैं। तो एक हल्के-फुल्के अंदाज वाली ये मीटिंग होती है जो कि कल हुई और इस मीटिंग की जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रही है और अब इस फोटो में मोदी जी और राहुल गांधी के जेस्चर को लेकर मतलब ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि सारी फोटो में मोदी जी बिल्कुल मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। और इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई है इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही साथ आज बात करेंगे विपक्ष के एक्शन की। विपक्ष ने एक्शन की कल ऐसी तैयारी की कि मोदी जी को पता लगते ही सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकालीन के लिए और 3 दिन पहले समाप्त कर दिया गया। अभी 3 दिन सदन को चलना था, लेकिन 3 दिन पहले ही सदन का सत्र जो है वो अनिश्चितकाल के लिए समाप्त कर दिया गया। अब अगले सत्र में क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी विपक्ष कर रहा है और उसको लेकर सत्ता पक्ष में कैसी उथल-पुथल मची हुई है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी और ये देखिए तस्वीर है राहुल गांधी हैं, मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। मोदी जी यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल ही उनका चेहरा उदास-सा दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। कई तरह के मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी इतने असहज क्यों दिखाई दे रहे हैं? चाहे पार्टी में वहाँ पर तो कम से कम मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। लेकिन देखिए कि इस तरह की तस्वीर है और ये भी तस्वीरें हैं। तो इन्हीं तस्वीरों को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी के रहने से पीएम मोदी असहज हैं या फिर कोई और वजह है? जय संविधान। जय संविधान। देखिए, वास्तविकता यह है, क्योंकि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए मोदी जी टेंस हैं, और क्योंकि मोदी जी टेंस है इसलिए राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं। ये म्यूचुअल है। देखिए, मोदी जी की बेचारों की इतनी बुरी स्थिति और भक्तों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है आज की तारीख में। इन्होंने एक नया नैरेटिव चलाया था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ये सिकुलर बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आपकी डिबेट के माध्यम से, ताकि सनद रहे, रिकॉर्ड में रहे, निंदा करता हूं जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसकी, और मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के अपने देश के प्रधानमंत्री से, आपकी बार मेलोनी से मिलने इटली मत जाइएगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको रोकिए। ये उद्धव ठाकरे ने भी कहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लाखों करोड़ों के आपने हथियार खरीद लिए हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें चीन से नहीं लड़ना, पाकिस्तान से नहीं लड़ना, बांग्लादेश से नहीं लड़ना, तो ये लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश के क्यों खर्च करा दिए? अग्निवीर क्यों ले आए? हमारे देश के बच्चों को 17-18 साल की नौकरी देते। अच्छा, एक और इनकी आफत हो गई। अब चिंता के कारण देखिए बहुत सारे हैं। हिंडरबर्ग ने एक ट्वीट किया है कल कि वो 2-3 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाला है एक कंपनी के बारे में। अब वो एक और जान सूखी हुई है, वो कंपनी कौन होगी? अब किस कंपनी के शेयर बेच दें लोग? अच्छा, ये बात पक्की है, वो जीवन G2 जरूर होंगे, ये मेरा अंदाजा है। राहुल गांधी उनको A1 A2 कहते हैं, मैं उनको जीवन G2 कह रहा हूं। अच्छा, एक और चीज समझिए, जो मोहम्मद यूनिस आज के तारीख में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता, एक तो समस्या यह है कि पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब ये भी एक देखिए, हीन भावना तो किसी में भी आ सकती है। भाई, मेरे में हीन भावना आ गई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो नोबेल प्राइज के विजेता हैं और मेरे देश के प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी कम से कम नोबेल प्राइज नहीं तो कोई और पुरस्कार मिलना चाहिए कम से कम, जिससे तुलना हो सके। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में राजा ने क्या किया, अपने बिल्कुल एक तरह के शक्ल सूरत वाले 7 लोगों को बिठा दिया अकबर ने। अकबर बैठ गए और अकबर ने 7 बिल्कुल हूबहू, ये बिल्कुल ये पता नहीं चल सकता था कौन सा इसमें अकबर है,
उन्होंने दरबारियों से पूछा, ये बताओ इसमें से अकबर कौन है। अब वो सारे दरबारी चौंक गए, कोई बता ना पाए कि कौन सा असली अकबर है, क्योंकि शक्ल सूरत से सब बराबर थे। बीरबल ने कहा 1 मिनट में बताऊंगा। बीरबल ने कहा कि इस समय सारे के सारे बाकी जो उसके मुखौटे हैं वो राजा की तरफ देख रहे हैं, अकबर की तरफ देख रहे हैं, इसका माने ये अकबर है। अरे इस मीटिंग में आप देखिए सब लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, इसका माने क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, एक और परेशानी है, ये श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, भगवान ना करे, मतलब मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं हिंदुस्तान में ना हो। लेकिन अगर इस प्रकार के लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी कार्य होते रहेंगे तो परमेश्वर कृपा करे मेरे देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे। लेकिन आप सोचिए, आज बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं कि ये बांग्लादेश किसी के बाप का बांग्लादेश नहीं है, हिंदू भी यहां के नागरिक है, और ये कह रहे हैं उनका साथ दो। हम बिल्कुल साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हम इसलिए मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर परेशान करें कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है। भाई देखिए, हम ये चाहते हैं पूरा विश्व जो है सेकुलर बने। हमारे 4 करोड़ हिंदू जो क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, 1 करोड़ हिंदू जो मुस्लिम देशों में रहते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हो, और हमारे देश में जो मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हो। भाई केवल क्योंकि कोई केवल अल्पसंख्यक है इसके साथ, इसलिए उसके साथ अन्याय हो। अच्छा, मेरे और एक बहुत पुराना शिष्य, मेरा 8-10 साल पुराना निधि शिष्य, बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा था, बहुत कहना मानने वाले बच्चा था, बड़ा व्यवहार कुशल बच्चा था। उसने आज फेसबुक में एक पोस्ट की। फेसबुक में उसने कहा कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मैं हमेशा से आपकी इज्जत करता रहा, आपकी वीडियो देखता रहा, और आप हमारे आदर्श पुरुष हैं और आप एक मास मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन सर जिस प्रकार की आप पोस्ट कर रहे हैं कृपा करके ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा गुरु तो का ऐसा है, उस समय मैं शिक्षक था, तुम शिष्य थे, मेरा कर्तव्य था तुम्हें मार्गदर्शन करना, और मैंने तो बच्चों के तुम लोगों को पढ़ाया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तुमने भी कर्तव्यों का निर्वहन किया। आज मेरे जीवन में 72 साल की उम्र में मेरा कर्तव्य अपनी भारत माता के प्रति है। मरने से पहले भारत माता ने जो मुझको दिया है उसको मुझे वापस करना है, और मैं लोकतंत्र और संविधान की हत्या और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों की हत्या और महात्मा गांधी की जो आदर्श है उनकी हत्या नहीं देख सकता, क्योंकि मैं गोडसे को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं अपने देश के अंदर असमानता का व्यवहार नहीं देखना चाहता, क्योंकि अपने देश के अंदर छूत और अछूत की भावना को नहीं देखना चाहता। इसलिए भैया, जिसको मुझसे खुश होना है हो जाओ, जिसको मुझसे नाराज होना है हो जाओ। न मैं किसी की खुशी की चिंता कर रहा हूं, न किसी की नाराजगी की चिंता कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य आज के तारीख में अपनी भारत माता के प्रति है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। मेरा देश संविधान को पाले, जो लोग वंचित हैं उनको उनके अधिकार दे, आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, दलित और ओबीसी को उनके अधिकार मिले, और हमारे अंदर ये छूत अछूत की जो भावना है ये खत्म हो। इसके लिए मैं संघर्ष करता रहूं। अदरवाइज आपको अगर मेरी निंदा करना है, मुझे ट्रोल करना है, मुझे कुछ भी करना है, आप करते रहिए, आई डोंट केयर। तो असल में मोदी जी जिस प्रकार से वहां दुखी भाव से बैठे हुए हैं, अरे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो जानते हैं कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। मैंने मोदी जी से बेहतर मेरे ख्याल से शायद ही विश्व में किसी नेता को पता है कि कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया में सारी चीजें वायरल होती हैं। अगर सोशल मीडिया के अंदर ये चीजें वायरल हो रही हैं और होंगी, आपको पता था, तो आपको कम से कम दिखाने के लिए है मुस्कुराहट अपने चेहरे पे ले आनी चाहिए थी। राहुल गांधी उससे बेहतर निकला। अब लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो मुस्कुरा रहा है और मोदी जी के चेहरे पे तनाव है, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मोदी जी का हो रहा है। अच्छा, उनके भक्त बेचारे बड़े परेशान हैं। आज के तारीख में मोदी जी के भक्त बड़े परेशान हैं। विनेश फोगाट को गाली दे रहे थे, अब वो गाली भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि यहाँ के हरियाणा के अंदर ये स्थिति हो गई है। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगी, 90 लोग विनेश फोगाट को जिस प्रकार से इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी उसके साथ की है। और आपको एक और चीज पता होगी, दिल्ली हाई कोर्ट में विनेश फोगाट में एक रिट फाइल कर दी है
संजय सिंह जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खाद आदमी हैं और जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं, जिसको भारत सरकार ने रोक लगा दी है, वो अपने 9 आदमियों के साथ वहां बैठ के पेरिस में षड्यंत्र रच रहा था और इन्होंने कोई ऐसी चीज पिला दी है। अरे भैया, अगर तुम्हें पेय पदार्थ पिलाना ही था तो वेट लेने के बाद पिला देते, वेट लेने के पहले पिला दिया, उसमें 2.5 किलो वेट बढ़ गया। ये जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश होगा। और ये भी एक कहा है, वहां 700 गांव वालों ने कहा है हरियाणा के अंदर, और ये भी उन्होंने कहा है अगला खेल मंत्री जो है विनेश फोगाट होगी हरियाणा के अंदर। और ये भी कहा गया है सोना नहीं, हम लोग हीरे से तोलेंगे विनेश फोगाट। और मैंने तो कल भी निवेदन किया था आपके कार्यक्रम में, एक जो क्लाउड फंडिंग कहते हैं, क्राउड फंडिंग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो भी है कर लीजिए, 10,000 रुपए पहले दिन दे दूंगा, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। विनेश के जीवन को इन्होंने षड्यंत्र करके सुधार दिया है, उस बेटी की आंख में एक आंसू नहीं आने देंगे। जी सर, और इस तस्वीर को लेकर जिस पर हम बात कर रहे थे, सुप्रिया शिनेत का एक ट्वीट आया है और उन्होंने भी मजाकिया लहजे में लिखा है कि इस तस्वीर को देखकर कुछ ख्याल आया, ये तस्वीर अपने आप में नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी हार है। जिंदगी के कितने ही साल जिस आदमी को खत्म करने में, उसके खिलाफ अनर्गल झूठ बोलने में, उसके परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार करने में, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में, उनको मटिया मेट करने में लगा दिए, वो आज उनके सामने बैठे हैं, उन्मुक्त, बेफिक्र, बेखौफ और मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी को जरूर लगता होगा उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई, शायद उनको कहीं ना कहीं सच की ताकत का एहसास होता होगा, समझ आता होगा कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। आज उनका चेहरा बेरंग है, हंसी गायब है, और जिसको नेस्तानबूद करने में सारी ताकत झोंक दी, वो सामने बैठा हंस रहा है। तो सर, ये ही तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है, तो ये दिखाती है कि राजनीति में शायद अब पहले जैसी बात रही नहीं, अब नेताओं में मनभेद होने लगा है। राहुल गांधी ने हाल ही में जिस तरह के भाषण दिए हैं पीएम मोदी के खिलाफ, उनका असर शायद अब मोदी जी पर दिखाई देने लगा है। पहले जो लोकसभा के नेता विपक्ष थे, अधीर रंजन चौधरी, उनके साथ पीएम मोदी बड़े सहज दिखाई देते थे, तरह तरह की पार्टियों में मस्करी करते दिखते थे, मजाक करते दिखते थे, क्योंकि उनको सीरियसली नहीं लेते थे, मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब राहुल गांधी जब से तीखे सवाल शुरू किए उन्होंने सवाल करने, जब से वो नेता विपक्ष बने हैं, तो पीएम मोदी उनके साथ सहज नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ सामान्य संवाद करने में भी आखिर उनको सहजता क्यों नहीं हो रही है सर? निधि, एक चीज और नोट कीजिए, आज के तारीख में बीजेपी का पूरा नैरेटिव फेल हो गया है और राहुल गांधी ने जो नारा दिया था वो सफल हो गया है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था डरो मत। देखिए, 2 लोगों की आपने फोटो देखी होगी, उनकी भी वीडियो अगर आपके पास हो दिखा दीजिएगा। जो क्या नाम है उस बिटिया का, गीत भाकर, जो अभी जिसने उसमें शूटिंग में 2 इनाम जीते हैं, मनु भाकर। मनु भाकर ने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मनु भाकर की चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, खुशी देखिए। और राहुल गांधी ने मनु भाकर को जिस प्रकार का सम्मान दिया, उसे मिठाई खिलाई, उसको फूल दिए, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके भाइयों का, उसके साथ आए हुए लोगों का जिस प्रकार से सम्मान किया, मनु भाकर के चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी। वरना आप कल्पना कर सकती थी 2024 के पहले कोई पुरस्कार विजेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ फोटो खिंचा ले? मनु भाकर ने वीरता दिखाई। और दूसरा और देखिए, हमारा जो बेटा जिसने जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में जिसको सिल्वर मिला है और जिसको गोल्ड मिला है, जो मोहम्मद अरशद पाकिस्तान का है। यहां आप हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान का नैरेटिव चलाते रहिए। नीरज चोपड़ा की मां ने क्या कहा? नीरज चोपड़ा की मां ने क्या कहा? ये देखिए, यह है गांव गांव जो सेंटिमेंट चला गया है। नीरज चोपड़ा की मां ने कहा है नीरज भी मेरा बेटा है और मोहम्मद अरशद भी मेरा बेटा है। यही बात अरशद की मां ने कहा। अरशद की मां ने कहा कि नीरज भी मेरा बेटा है और अरशद भी मेरा बेटा। अच्छा, अरशद का जीवन आप देखिए, उस बेचारे, उस बच्चे, अब लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि साहब पाकिस्तानी बच्चे की आप वकालत कर रहे हैं। उस लड़के में इतनी गरीबी है उसके घर के अंदर, उसके पास
पैसे नहीं है वो करने के लिए, किसी तरह से उसको ओलंपिक में भेजा गया। देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे पास अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट भी आएगा, अमेरिकन चीनी स्टूडेंट भी आएगा, मैं उसको एक गुरु की तरह पढ़ाऊंगा। और मैं आपको सच बताऊं निधि, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं एक जगह घूमने गया, एक नाव के अंदर 40 चीनी बच्चे बैठे थे और मैं अकेला कपल हिंदुस्तानी था। हमारे दिमाग में रहता है चीनी बड़े दुष्ट हैं, बड़े बदमाश हैं। हमें जितना सम्मान हम बुजुर्गों को दिया है, हमारी इतनी मदद की है, हम लोग क्योंकि नाव से उतरते समय कहीं पैर इधर उधर न हो जाए, उन्होंने बिल्कुल पकड़ के हमको, एक बुजुर्गों को जैसा सम्मान हिंदुस्तान में मिलता है वैसा दिया। दूसरी जगह मैं गया, एक पाकिस्तानी कपल मेरे साथ था, जैसे हमारे हिंदुस्तानी बच्चे हैं वैसे ही वो हैं। ये इन लोगों ने आग लगाई है। अच्छा, क्यों आग लगाई है? इसका भी कारण है, हथियार खरीदने में कमीशन खाना है। अरे भैया, अगर पाकिस्तान पे तुम्हें कुछ, मैंने ये डाला फेसबुक पे, मैंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दो बांग्लादेश के अंदर। कहते अरे स्वामी साहब आप लड़ाई चाहते हैं। अबे यार, तो लड़ाई नहीं चाहता, कहते नहीं यूएनओ से कहिए वो रोके। अरे मैंने कहा यूएनओ क्यों रोकेगा भाई, वो इनका इंटरनल मामला है और हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो पीएम मोदी को रोकना चाहिए। इंदिरा गांधी होती तो रोक देती। अब इसके लिए नेहरू और इंदिरा गांधी को थोड़ी मैं दोष दे सकता हूं। तो वास्तविकता में लोगों के दिमाग से डर निकल गया है। और ये चीज आपके दर्शक श्रोताओं की आप अगर टिप्पणी देखेंगे, संविधान के प्रति, इस देश के लोकतंत्र के प्रति और गांधीवाद के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं और उनके संकल्पों के प्रति ये देश पूरी तरह से समर्पित है। गोडसेवाद को यह देश नहीं जीतने देगा। और इस बार हरियाणा महाराष्ट्र में जैसा सुपड़ा साफ होगा, आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसा होने वाला है। जी सर, और बात करते हैं विपक्ष क्योंकि एक्शन मोड में है और कल राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच जो अनबन है वो बिल्कुल टकराव में बदल गई और नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। जगदीप धनखड़ का जो पक्षतापूर्ण रवैया है, उससे नाराज होकर विपक्ष ने अब फैसला लिया है कि उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इसी को लेकर कल जब जेपी नड्डा से कहा जा रहा है कि बातचीत की गई, तो सदन को अचानक से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि अभी 3 दिन था, विपक्ष कर सकता था। हालांकि 10 दिन पहले नोटिस की जरूरत होती है। तो अगले सत्र में कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए ये प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आखिरकार इसकी जरूरत आपको क्या लगता है कि क्यों पड़ी होगी? देखिए, जो राहुल गांधी का नारा था डरो मत, वो संविधान को बचाने वाले और लोकतंत्र को बचाने वालों तक तो पहुंच गया है। और संविधान की हत्या करने वाले और लोकतंत्र की हत्या करने वालों में डर आ गया है। और ये डर इतना बढ़ गया, देखिए निधि, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, मान लीजिए मेरे मुंह से कोई गलत चीज आपकी डिबेट में निकल जाए या क्लास के अंदर निकल जाए, मान लीजिए, और मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसा तो है नहीं, मेरे विवेक से पता मुझे नहीं चलता कि मैंने कोई गलत बात बोल दी है। मान लीजिए मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर दूं, पार्लियामेंट्री वर्ड का यूज कर दूं, आई विल अपोलोजाइज। और उसके बाद अगर आप निधि या 4 PM निर्णय लेता है, नहीं स्वामी साहब आपने जिस शब्द का उपयोग किया, अब हम आपको 4 PM में नहीं बुलाएंगे। भाई मुझे, अगर मैंने गलती की, मुझे दंड मिला, मुझे क्या परेशानी है, आई विल एक्सेप्ट इट। मेरे स्टूडेंट्स भी कहते थे कि साहब अगर हम गलती करें आप दंड दीजिए, बिना गलती के दंड मत दीजिए। और दंड जो है वो बिल्कुल भेदभाव किए बिना दीजिए। अगर गलती करें तो दंड तो मेरे को स्वीकार है। अरे भैया, जब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का मूर्ख कह रहे हो, तो अज्ञानी कह रहे हो, जानकारी न रखने वाला कह रहे हो। अब एक गोदी मीडिया में मैं जाता हूं, वहां का एंकर मुझे कह रहा है यू डू नॉट नो एनीथिंग। अरे मैंने जब आईटी से इंजीनियरिंग की थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा तुम अमेरिका यूरोप में पढ़ा है क्योंकि पैसा हो रहा होगा तुम्हारे बाप के पास। मेरा बाप तो मध्यम वर्गीय टीचर था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, 4 बच्चों को उसने बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंचाया, आईएएस बनाया, किसी को रेलवे का जीएम बनाया, किसी को मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया। छोटी सी तनख्वाह में मां ने डंडी मार मार के हम लोगों को पढ़ाया। अरे तुम करोड़पति अरबपति, अरे तुम एक बार एडमिशन तो आईटी में करके दिखा दो, अब हो जाएगा। अब तो मोदी जी के जमाने में हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर बेक हो जाएगा। हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। हमारे जमाने में ईमानदारी से काम होता था। अब मुझे वो कह रहा है कि अब कोई कह रहा मैं चिरकुट हूं, कोई कह रहा तुम अज्ञानी हो, कोई कह रहा स्वामी साहब आपको कुछ आता नहीं है। और बुलाते भी हैं और फिर उसके बाद ट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं भी उन्हें ट्रोल कर देता हूं, मैं भी उन्हें बताता हूं यार गोदी मीडिया डोंट नो एज टू हाउ टू बिहेव।
भाई वो मुझे कहेंगे तो मैं क्यों नहीं कहूंगा। तो वास्तविकता में ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, चाहे ओम बिरला साहब हो, माननीय ओम बिरला साहब हो, चाहे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हो। असंसदीय, मैं तो पहले भी सोच रहा था, अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज पार्लियामेंट के अंदर सभापति खुद कर रहे हैं। एक महिला सांसद से, जो इस देश के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता की पत्नी है और खुद अभिनेत्री हैं और जानी मानी अभिनेत्री हैं और सबका उनके प्रति सम्मान है, उनको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई स्कूल चिल्ड्रन हो। और आप जो है विपक्षी, आप खड़गे साहब के लिए, खड़गे साहब ने कह दिया, आपने सुना ही होगा राज्यसभा में, उन्होंने कहा ऐसे वातावरण में मेरी जीने की इच्छा नहीं है। जब वो अपना बोलने लगे वो धनखड़ साहब के, हम चाहते हैं आपका बड़ा दीर्घायु हो, आपके पिताजी 83 तक जिए, आप 90 तक जिए, उन्होंने कहा इस प्रकार के जीवन की मुझे इच्छा नहीं है। जहां लोकतंत्र की हत्या हो, जहां संविधान की हत्या हो, जहां दलितों को आप रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद जो है सब कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर उसमें रोस्टर बनेगा, 20 साल तक दलितों को आप वंचित कर देंगे। अरे क्यों वंचित कर देंगे आप जो है उनके विचारों के अंदर एक एकता स्थापित हुई थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनको आपने उनके अंदर भेद डालने का प्रयास किया है। तो आप जो है ओबीसी को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे, दलितों को बांट देंगे, और उसके बाद सब कुछ लिटरल एंट्री से करा देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अभी आप वेट कीजिए, हिंडरबर्ग किसकी पोल खोलेगा, और उसके बाद इस बार जो वो पोल खोलेगा ऐसी खोलेगा, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग पूरी फाइनेंस को चला रहे हैं, देश की इकोनॉमिक्स को चला रहे हैं, चीन को छूट देते चले आ रहे हैं। हमने तो झालर खरीदनी बंद कर दी, वे चाइना से इंपोर्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनसे एफडीआई लाने के चक्कर में उनको स्पेशल कंसेशन दे रहे हैं। तो ये देश की जनता, जागरूक जनता अब समझ गई है। हरियाणा इलेक्शन में 5 सीटें अगर बीजेपी जीत जाए तो निधि आपसे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बात करूंगा। जी सर, और आपको क्या लग रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ जी इतना जो सारी चीजें कर रहे हैं और विपक्ष के लिए उनका इस तरह का रवैया है, क्या आपको लगता है वो राष्ट्रपति की रेस में अपनी जगह बना रहे हैं? नहीं, वही कर रहे हैं। अच्छा, वो यही कर रहे हैं, और ओम बिरला साहब भी इसीलिए कर रहे हैं। भाई होड़ लगी हुई है ओम बिरला साहब में और धनखड़ साहब में, होड़ लगी हुई है। अच्छा, ओम बिरला साहब ये कह रहे हैं यार इस बार तो बड़ी मुश्किल से वो प्रहलाद गुंजन से बड़ी मुश्किल से जीते हैं। माने ओम बिरला साहब खुद इलेक्शन आसानी से नहीं जीते हैं, उन्हीं की बीजेपी पार्टी से व्यक्ति गया, उसमें कांग्रेस में गया और उसने बिल्कुल क्लोज फाइट दी है। तो वो सोच रहे हैं यार यहाँ का चक्कर में पड़े, रोज ये हड़काते रहते हैं अपोजिशन वाले, इससे अच्छा राष्ट्रपति बन जाओ, महामहिम बन जाओ, और उसके बाद खीर खिलाओ, फाइनेंस मिनिस्टर को खीर खिलाओ, प्रधानमंत्री को खीर खिलाओ। अच्छा, ये नहीं सोच रहे हैं कि 2-4 महीने के बाद खीर इन्हें नए प्रधानमंत्री को खिलानी पड़ेगी। जी सर, और आज एक चीज को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा भी किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए मोदी जी धन्यवाद, ये एक अच्छा फैसला है और मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही की सीमा को देख लेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। तो मोदी जी ने ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया वायनाड जाने का और आज वो दौरा भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर ऐसे ही बीजेपी शासित राज्यों में जो त्रासदी आई हुई है उसका भी दौरा कर लेना चाहिए? त्रासदी एक तो बिल्कुल ही मणिपुर में जो स्थिति बनी है उसका भी जायजा ले लेना चाहिए। नहीं, हवाई यात्रा ना करें वहां जाके, ऐसा ना हो कि हवाई दूरदर्शन की तरह ऊपर से देखें तो है और सर, हवाई यात्रा ही कर रहे हैं वो, ऊपर से नहीं नहीं सर्वेक्षण नहीं कर नहीं, रहे हैं तो ये और फिर तो नहीं नहीं नहीं, आई डोंट सपोर्ट इट। इसका माने आप नाटक कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर जो दुखी लोग हैं उनके पास पहुंचाए, मोदी जी वैसे पहुंचिए और 5 ड्रेस मत बदल लीजिएगा। मैं पहले ही आपसे निवेदन कर लेता हूं, शिवराज पाटिल की इस गद्दी इसी चक्कर में गई थी, वहां पे त्रासदी हो रही थी, वो ड्रेस बदल के आ गए थे। लोगों ने कहा कैसा होम मिनिस्टर है, तो कृपा करके जमीन पे उतरिएगा, गरीबों के घर जाइएगा और वहां पे इस चीज का, जिसका घर टूटा है, पहले तो उसके 1 साल तक खाने की व्यवस्था कीजिए, उसके स्कूल जाने की व्यवस्था कीजिए और सबको मकान बनवा के दीजिए और अच्छे मकान बनवा के दीजिए। ऐसा ना हो कि जिनके घर बह गए, जिनके घर टूट गए, 50 लाख का घर टूटा हो, 2 लाख देके आप अपना इष्टि कर लीजिए, जिस प्रकार आप करते हैं। गुजरात को 500 करोड़ देते हैं खेल बजट का, जहां से आज तक एक पदक किसी ने नहीं जीता है।
पता नहीं, अगर आपको पता हो, जीता हो तो बताइए। और हरियाणा जहां सबसे ज्यादा पदक जीतते हैं वहां 70 करोड़ देते हैं, उसके बाद हरियाणा वालों से सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। तो देखिए, आज तो मैं हरियाणा में रहता हूं, आज तो यूपी का रहने वाला हूं, यूपी की मिट्टी में पला बड़ा हूं, तो मैं यूपी के प्रति मेरा जरूर निष्ठा है, लेकिन क्योंकि आज मेरी जो रोटी देने वाली मिट्टी है वो हरियाणा की है, तो आज हरियाणा के प्रति मेरा कर्तव्य है। हरियाणा के साथ आप अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। जी सर, और अभी कुछ और वीडियोस भी सामने आ गए हैं। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद नीचे जमीन पर उतर भी कर भी जायजा लिया है और लोगों के घरों को देखा है और वहां पे अधिकारियों से भी बातचीत की है। तो ये तो बिल्कुल अच्छा जेस्चर है और करना भी चाहिए और जाहिर तौर पर उनकी मदद भी करनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा। और जिस तरह से ये राजनीति हो रही है आजकल, और पीएम मोदी भी आरोप लगाते रहे, अमित शाह भी आरोप लगाते रहे कि हमने पहले से जानकारी दी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद जो बिल्कुल आपने भी पहले कहा था कि जब कोई आपदा आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, आपको पहले से जानकारी होगी, फिर उसके बाद भी नहीं रोक सकते हैं। और ऊपर से तो उन्होंने रेड अलर्ट भी नहीं दिया था, तो कैसे हम विस्थापित कर सकते थे? इसके बाद भी इस तरह का झूठ और इस तरह की राजनीति, इस तरह की आपदाओं में क्या करनी चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 PM चैनल को मोदी जी देखते हैं, या हो सकता है जो हेलीकॉप्टर में जा रहे हो तो 4 PM ही देख रहे हो। उन्हें लगा हो कि निधि और अखिल स्वामी बात कर रहे हैं और ये राय दे रहे हैं कि नीचे उतर जाइए, तो वो नीचे उतर गए। देखिए, वास्तविकता में देश के प्रधानमंत्री का काम यही है। वो गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे केरला को वामपंथी लीड कर रहे हो, चाहे वहां राहुल गांधी जीता हो, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। हो सकता है उन्होंने अब रायबरेली को रिटेन किया, उसको छोड़ा और प्रियंका गांधी, लेकिन वो देश का एक इंटीग्रल पार्ट है। वहां के मेरे भाई बंद जो हैं वो परेशान हैं, वो दुखी हैं। और मेरे को रोटी खाने का या देश के प्रधान सेवक को 80,000 रुपए किलो का मशरूम खाने का क्या अधिकार है, अगर केरला के घर बार जो है वो बेघर बार हैं? चाहे आसाम में बाढ़ आए, चाहे बंगाल में बाढ़ आए, चाहे राजस्थान में आए, गुजरात में आए, लेकिन होता क्या है, होता गुजरात राजस्थान में दोनों जगह है। वहां पे गुजरात में ज्यादा दे देते हैं, हजारों करोड़ दे देते हैं, और राजस्थान को नहीं देते, महाराष्ट्र को नहीं देते, गुजरात को दे देते। ये गलत है। आपको बिल्कुल निर्विकार भाव से पूरे देश के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो G1, G2, G3, G4, G5, G6, पता नहीं जी ही सारे होते रहते हैं। अब हिंडरबर्ग देते हैं, जी किसी का एक्सपोज करता है या कोई दूसरे स्टेट, लेकिन मुझे लगता है आज के तारीख में G1, G2, G3, G4 के अलावा किसी देशवासी के पास कुछ नहीं। मेरे पास तो निधि फोन आते हैं, वो रियल एस्टेट एजेंट फोन कर देते हैं ना कि स्वामी साहब ऐसा है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं क्या। मैंने कहा यार 2014 के पहले मैं मिडिल क्लास में था, 2014 के बाद 2024 तक तो मैं बिलो पॉवर्टी लाइन आ गया हूं। अब ये भाई, अब पैसा मेरे पास खाने पीने के तो है नहीं, आप कह रहे हैं रियल एस्टेट में कर दीजिए। कहें सर ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा कांग्रेस के जमाने में नौकरी भी मिलती थी, पैसा भी मिलता था, इन्फ्लेशन से ज्यादा इनकम इंक्रीज होता था। अब इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही। अच्छा, बुढ़ों के सारे कंसेशन भी वापस ले लिए, मेडिकल इंश्योरेंस भी कराने की स्थिति में हमको नहीं छोड़ा। तो वास्तविकता में हमारे पास पैसा कहाँ है जो इन्वेस्ट करें? अच्छा सर, हमारे एक दर्शक हैं, वो अक्सर आपसे सहमत रहते हैं, लेकिन एक चीज में असहमत है। कह रहे हैं कि इस मामले में मैं प्रोफेसर सर से सहमत नहीं हूँ, मोदी जी इतने चालाक हैं, उनका ये दौरा जो है वो बाइपोज की वजह से है, ना कि ये उनका कर्तव्य बोध है। नहीं नहीं, वो सही हो सकते हैं। मैंने कब कहा कि वो अच्छी भावना से गए? ये मैंने कब कहा? वो तो जब आपने कहा कि वो वहां गए हैं, तो मैंने कहा वहां जाके हवाई जहाज से ना घूम घाम के आ जाएं, जरा कीचड़ में उतरें, लोगों के घरों के अंदर जाएं और वहां पे घोषणा करें। अरे घूमने नहीं गए आप केरला, आप घोषणा करें 1,000 मकान सरकार बना के देगी, 1,000 मकान मुकेश अंबानी बना के देंगे और 2,000 मकान अडानी बना के देंगे, 4,000 मकान बनवाइए और 1 साल तक उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कीजिए, दूध का, खाने का, न्यूट्रिशन का, कपड़ों का, क्योंकि आप जानती हैं जब बाढ़ आती है निधि, सब कुछ बाहर ले जाती है। आदमी के कपड़े, फर्नीचर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गहने, सब कुछ बह जाता है, कपड़े नहीं रह जाते लोगों का पहनने के। तो अगर आप उनकी व्यथा, मैंने नहीं कहा कि वो बड़े अच्छे भाव से गए,
तो आपके श्रोता और मेरे श्रोता के विचार में कोई अंतर नहीं है, मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन ठीक है, वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी का प्रश्न नहीं है, ये देश के दुखियारे लोगों के आंसू को पोंछने का प्रश्न है। अब देखते हैं वो कहते क्या, करते क्या हैं। मणिपुर में तो उनको कोई होश नहीं आया, मणिपुर में तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम मणिपुर में बोलते तो कहते रहे यहाँ हिंदू अच्छा तो है, क्रिश्चियनों को मार रहे हैं। माने हर जगह ये हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये सब करते रहते हैं, हिंदू आदिवासी, हिंदू दलित। अब ये पूरा कभी रिजर्वेशन के आगे बकबक करने लगते हैं सोशल मीडिया पे। और आप देख लीजिए रिजर्वेशन के खिलाफ लिखने वाले 90% लोग, मैं चुनौती देता हूं, सर्वे करा लीजिए, रिसर्च करा लीजिए, सोशल मीडिया में रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले 90% लोग एक पार्टी के हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, देश के तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।